नमस्कार, स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज हमारी खबर देश के सांसदों को बहुत चुभ सकती है, क्योंकि आज उनसे तीखे सवाल होंगे कि आखिर देश की ईमानदार जनता जब नोट संकट में लाइन में खड़ी थी, तब वो संसद में समाधान तलाशने की बजाय हंगामा क्यों कर रहे थे। सबसे पहले देखिए आज जनता से जुड़ी खबर का टीजर। नोटबंदी के 37 दिनों में हुई मुश्किलों ने देश की आम जनता को जो दर्द दिया, क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में जनता के उस दर्द की दवा किसी ने तलाशी? जनता को तो घंटों लाइन में खड़े होकर भी नोट नहीं मिल रहे हैं। उधर संसद के शीतकालीन सत्र में आपके सांसदों ने सिर्फ हंगामा खड़ा कर 91 घंटे बर्बाद कर दिए। क्यों नहीं जनता को नोट दिलाने में सांसदों ने मदद की? नोटबंदी में 90 लोगों की जान एटीएम के बाहर लाइन में लगकर चली गई। जनता मरती रही, सांसद लड़ते रहे। क्यों नहीं जनता के हितों की आवाज संसद में उठी? देश के 125 करोड़ जनता की उम्मीदें टिकी होती हैं 795 सांसदों के ऊपर, लेकिन इन उम्मीदों को सियासी हंगामे और शोरगुल के बीच कुचल दिया गया। क्यों नहीं संसद के शीतकालीन सत्र के 1 महीने के दौरान जनता की समस्याओं का समाधान किया गया। देश की ईमानदार जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा संसद के हंगामे में डूब गया? जनता के हित से जुड़े कितने बिल हंगामे के शोर में फाइलों में दबे रह गए? नोटबंदी के संकट में संसद के चरित्र हार की हर खबर आज देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आप अपना सांसद चुनते हैं इसलिए कि संसद में वो आपके हक की आवाज उठाए, इसलिए नहीं कि संसद में आपका सांसद हंगामा करे, अपनी सियासत चमकाए और आपकी आवाज उठाना ही भूल जाए। लेकिन देश में नोट संकट के बीच संसद में जनता की उम्मीदें हार गईं। ये डिजिटल सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरी तरह वे ऑफ लाइफ बदलने का कार्यक्रम है। संसद परिसर में ही नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री बीजेपी सांसदों को जोश दिला रहे थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? 24 घंटे पहले की तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बैंक के बाहर सुबह 4 बजे से खड़े 50 साल के किसान ओम प्रकाश सिंह दम तोड़ देते हैं। जीते जी बैंक से पैसा नहीं मिला, मर गए तो बैंक ने क्रियाकर्म के लिए पैसा मुहैया कराया। बुलंदशहर से ओम प्रकाश सिंह की आवाज संसद तक पहुंची भी नहीं और हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। Regular and continuous disruptions characterized this session. This deprived members of the opportunity to seek accountability of the executive through questions and discussions on matters of public interest. आपको एक नोट नहीं मिल रहा, लेकिन जरा थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपका कितना पैसा सांसदों ने आपके नाम पर संसद के इस सत्र में बर्बाद कर डाला। संसद में 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च 2.5 लाख रुपए पड़ता है, यानी 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए तक आता है। आमतौर पर राज्यसभा की कार्यवाही 1 दिन में 5 घंटे चलती है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही 1 दिन में 8 से 11 घंटे तक चलती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर रोजाना घंटे काम हो तो सोमवार से शुक्रवार तक का खर्च बैठता है 115 करोड़ रुपए। अब कितना पैसा आपका इस सत्र के हंगामे में बर्बाद हुआ, आगे बताएंगे। लेकिन देखिए पहले सांसदों मंत्रियों को अब भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में कैसे मजा आ रहा है। जल्दबाजी में इन्होंने ये बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया नोटबंदी का। ऑपोजिशन जो है वो ऐसे गलत लोगों को आवाज दे रहे हैं, ना ही सिर्फ शर्मनाक तरीके से वो पार्लियामेंट को रोक रहे हैं। शीतकालीन सत्र भी पूरा सार्थक और कामयाब होना चाहिए था। यदि नहीं हो पाया उसका मुख्य कारण विरोधी पक्ष है, विपक्ष है। इस सत्र में राज्यसभा में 20% काम हुआ, जबकि लोकसभा में तो सिर्फ 17% ही काम हो पाया। इस सत्र में जनता के हित से जुड़े कुल 9 बिल पेश होने थे, जबकि 15 नए बिलों के भी पेश होने की उम्मीद थी, लेकिन केवल 2 बिल ही पास हो पाए। देश की ईमानदार जनता टैक्स भरती है, लेकिन राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसका कोई टैक्स नहीं भरना होता। यहाँ तक कि राजनीतिक दल 500,000 रुपए का पुराना नोट भी
बैंक में जमा करें तो उन्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश की ईमानदार जनता के टैक्स से जिस संसद की कार्यवाही का खर्च चलता है, वहां सांसदों ने इस बार कितना काम किया। इस सत्र में लोकसभा में 21 बैठकें हुई, जिसमें सिर्फ 19 घंटे काम हुआ और लोकसभा में हंगामे के कारण 92 घंटे बर्बाद हो गए। राज्यसभा में 22 घंटे ही काम हुआ और 86 घंटे हंगामे के चलते बर्बाद हो गए। राज्यसभा में जनता के हित से जुड़े 12 बिल पेश तो हुए, लेकिन पास सिर्फ एक बिल हो पाया। राज्यसभा में सूचीबद्ध 330 सवालों में से सिर्फ 2 का जवाब मौखिक रूप से दिया जा सका। लोकसभा में सिर्फ 11% सवालों का ही जवाब दिया जा सका। संसद में हंगामे की एक बड़ी वजह यह रही कि विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान दे। उधर प्रधानमंत्री जनसभाओं में बोलते रहे, लेकिन आज बीजेपी सांसदों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसियों को इंदिरा युग की याद दिलाते हुए नोटबंदी पर करारी चोट की। पांचवी कमेटी का कहना था 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। When Y.B. Chavan told her about the proposal for demonetization and his view that it should be accepted and implemented forthwith, उन्होंने आगे वर्णन किया है। इंदिरा जी ने चौहान के सामने देखा, कुछ पल देखा और फिर इंदिरा जी ने कहा, सी आस्क्ड चौहान ओनली वन क्वेश्चन, चौहान जी, आर नो मोर इलेक्शंस टू बी फॉट बाय द कांग्रेस पार्टी? इंदिरा जी ने वाई.बी. चौहान को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? चौहान गॉट द मैसेज and the recommendation was slaves. बताइए साहब, दल बड़ा कि देश बड़ा? करी अनीति जन जोरेऊ दशे वर्ष ठहराए, 11वें के लागते जड़ऊ मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह भी साफ कर दिया है कि नोटबंदी मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अब बेनामी संपत्ति वाले काले चेहरों पर सरकार शिकंजा कसेगी, और अगर ऐसा होता है तो देश हित से जुड़ी ये खबर आप भी देखिए। 1000 और 500 के नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। मध्यम वर्ग का शोषण अगर रोकना है, गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवार्य है। और उसके लिए हिम्मत पूर्वक निर्णय करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे। प्रधानमंत्री कालेधन को रोकने के लिए कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं इससे दुकानदारों और कंपनियों को पुराना पाप सामने आने का डर न सताए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक जरूरी और बड़ी बात कही। कुछ व्यापारियों को लगता है कि भाई अभी हम डिजिटल चले जाएंगे और हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। पहले तो हमारा टर्नओवर कैश था तो हम लिखते नहीं थे, अब डिजिटल जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पे आना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था,
इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था, चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। आपके हितों की आवाज उठाने के नाम पर विपक्ष ने हंगामा करके जो एकता संसद के शीतकालीन सत्र में दिखाई, वो आज आखिरी दिन टूट गई। 16 पार्टियों को आज राष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी, डीएमके, बीएसपी, एनसीपी और लेफ्ट पार्टियों ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वजह थी किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं का अकेले जाकर प्रधानमंत्री से मिल लेना। कांग्रेस से नाराज दलों की दलील है कि जब हम 20 दिन से सदन में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, फिर कांग्रेस अकेले जाकर प्रधानमंत्री से क्यों मिले? उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है, और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। प्रधानमंत्री राहुल से मिले तो आज उन्होंने कहा कि मिलते रहा कीजिए। कांग्रेस ने जवाब दिया, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहेंगे। और अब आपको बताते हैं कि आपके हक के नोट काले धन वालों के हाथ कैसे पहुंचे और देश में कितना काला धन आज पकड़ा गया। जयपुर में दमकल विभाग के अफसर के घर से 60 लाख रुपए कैश मिला। इसमें 40 लाख रुपए कैश तो नए नोटों का है। देहरादून में पुलिस ने 7 लाख रुपए के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग नोट बदलवाने वाले गिरोह के साथ जुड़े थे। आज की सबसे बड़ी रकम आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पकड़ी गई, जहां 1,54,00,000 रुपए एक होटल से बरामद किया गया। जबलपुर में पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए पकड़े, हथियार भी जब्त किया। आगे आपको दिखाते हैं कि देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक कितना काला धन पकड़ा गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सिलसिलेवार ढंग से बताया कि अब तक की छापेमारी में उसे कितने पैसे मिले। अब तक आयकर विभाग को 316 करोड़ कैश मिले हैं, जिसमें 80 करोड़ की नई करेंसी है। इसके अलावा 76 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। इस तरह कुल 393 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। वहीं 2,600 करोड़ की अघोषित आय मिली है। आयकर विभाग ने काले धन को छिपाने के तौर तरीके भी बताए हैं। इसमें बैक डेट में पैसे जमा करवाना, जनधन अकाउंट में पैसे जमा कराना, 2.5 लाख से कम पैसे खाते में जमा करवाना और फर्जी कंपनियों के खातों में पैसे डालना शामिल है। आयकर विभाग अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेज चुका है। उसने आज साफ चेतावनी दी है कि खातों में पैसे जमा करवाने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपका पैसा सफेद हो गया। एक एक पैसे का हिसाब देना होगा और इनकम टैक्स की हर खाते पर कड़ी नजर है। काले धन को सफेद करने का कल से एक और मौका। 50% टैक्स पर अघोषित आय का 31 मार्च तक कर सकते हैं खुलासा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगर कोई 1 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा करता है तो सबसे पहले 49,90,000 रुपए बतौर टैक्स लगेगा। 25 लाख रुपए घोषणा वाली तारीख से 4 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में चले जाएंगे। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बाकी बची 25,10,000 रुपए की रकम नियमों के मुताबिक बैंक से निकाल सकेंगे। आयकर विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो ब्लैक मनी info@incometaxindia.gov.in पर ब्लैक मनी वालों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये ना मान ले कि हमने बैंक में जमा करा दिया है पैसा, इसलिए हमारा पैसा वाइट हो गया। जब तक उसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं होता है तब तक उसको कोई भी आदमी वाइट मानने की भूल ना करे। सरकार ने साफ किया है कि आय की गलत जानकारी देने की सूरत में 200% की दर से टैक्स लगाने का पुराना प्रावधान जारी रहेगा। नोटबंदी के बाद बैंकों में काला धन जमा कराने वालों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिकंजा कस दिया है। जिन बैंक खातों में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है और नोटबंदी के ऐलान के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा की गई है, उनसे पैसों की सीधी निकासी पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है। ऐसे बैंक खातों से पैसे निकालने या ट्रांसफर करने के लिए पैन नंबर देना होगा। जिन खाता धारकों के पास पैन नंबर नहीं है, उन्हें फॉर्म 60 देना होगा। कई बैंक खातों में केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के मामले में ढिलाई की बात सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है। नोटबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अदालत ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार। अब 5 जजों की संविधान पीठ पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर देश भर में दर्ज मुकदमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि इस मसले पर दर्ज नए मुकदमों की सुनवाई न करें। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 सवाल तय किए हैं उनमें से कुछ हैं। क्या 8 नवंबर का नोटिफिकेशन कानूनन सही था? नोट निकालने और बदलने पर रोक टोक क्या लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है? क्या मौद्रिक नीति से जुड़े मामलों पर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जिला सहकारी बैंकों को लेन देन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये माना है कि लोगों की समस्याओं को कम करने को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रही है। इस बीच डिजिटल वॉलेट पेटीएम ने अपने साथ धोखाधड़ी होने का दावा किया है। पेटीएम की शिकायत के मुताबिक फर्जीवाड़े के 48 मामले हैं, जिसमें कंपनी को 6,15,000 रुपए चूना लगाया गया। इन मामलों में ग्राहकों ने कंपनी के अफसरों की मिलीभगत से मंगवाए गए प्रोडक्ट भी रख लिए और उन्हें खराब बताकर रिफंड भी मंगवा लिया। हैरानी की बात यह भी है कि पेटीएम की शिकायत पर सीबीआई ने 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कर लिया है। आमतौर पर सीबीआई किसी मामले में तभी केस दर्ज करती है जब सरकार या कोर्ट उसे इसका निर्देश देती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नकली नोट छापकर चलाने की कोशिश कर रहा एक डॉक्टर पकड़ा गया। 2000 के इन करारे नकली नोटों को देखकर एक बारगी आप भी गच्चा खा सकते हैं। आरोपी डॉक्टर सुधीर कुंबड़े ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इन्हीं नोटों को देकर एक दुकान से ब्रांडेड जूते खरीदे थे। करारे नोटों का शक होने पर दुकानदार पुलिस के पास पहुंच गया। जांच में पता चला कि आरोपी घर पर ही स्कैनर से 2000 से लेकर 20 रुपए तक के नकली नोट छाप रहा था। आरोपी ऐसे कितने नकली नोट खपा चुका है, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे और डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी और इन बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली और मुंबई में रेट क्या होंगे आपको बता दें। दिल्ली में अब तक आप 66 रुपए 10 पैसे के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल लेते थे, जो कि अब बढ़कर 68 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। इसी तरह से मुंबई में भी आज आधी रात से दरें बढ़ जाएंगी और पेट्रोल जो पहले 72 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर का होता था, वो 75 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर का हो जाएगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में 100 के नोट देखकर खुश हुए चोर। चोरी करने के बाद बुजुर्ग महिला को लगाया गले। उसको देख के मैं जोर से चलाई तो उसने मेरा मुंह दबा दिया। मैंने कहा बेटा मेरा मुंह छोड़ो, मैं सांस नहीं ले सकती। तो उसने छोड़ दिया। गहने कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं? जब जाने लगे तो मैंने तभी कहा ना कि मैं क्या सुबह खाऊंगी। कहते नहीं आप हमारी माँ हो, ये 100 का नोट लो। दिल्ली में करीब 8.5% आबादी बुजुर्गों की है, जो अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। बार बार पीआईएल दाखिल करने वाले बीजेपी प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। कहा क्या पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय शराब नीति बनाने की मांग करने को लेकर पीआईएल दाखिल की थी। उपाध्याय की मांग थी कि शराब के पीने की सीमा तय की जाए। इस पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा, आखिर आपको फाइनेंस कौन करता है? रोज नई पीआईएल दाखिल कर देते हैं। क्या आपकी पार्टी आपको पैसे दे रही है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार के सामने अपनी मांग रखने में सक्षम हैं। कौन कितनी शराब पिए ये तय करना कोर्ट का काम नहीं, आप सरकार से मांग कीजिए। कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल पूछा कि आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप सीधे मंत्री के पास क्यों नहीं जाते? ओबामा ने अमेरिकी चुनाव में हुए कथित साइबर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा, जब कोई विदेशी सरकार हमारे चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश करती है तो हमें कार्रवाई करने की जरूरत है और हम ऐसा करेंगे। ओबामा ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कथित रूसी हैकिंग की जांच कर 20 जनवरी से पहले रिपोर्ट देने को कहा है। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी चुनाव के दौरान रूस के साइबर हमले की पुख्ता जानकारी थी, जिसका उन्हें फायदा मिला और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन चुनाव हार गईं।